हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सोल्जर्स एकेडमीज ऑनलाइन क्लासेस। अपने लास्ट वीडियो में हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है वो कंप्लीट किया था। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब बीजगणितीय व्यंजक जो हैं उनसे किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, वो वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा एडवांस मैथ्स का टॉपिक है आप लोगों के लिए। आज हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक सर्कल। सर्कल जो है उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? वर्त कहते हैं। ठीक है, पहले तो हम सर्कल या वर्त जो है इससे संबंधित जो भी थ्योरी है, बिल्कुल ज़ीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक की इसकी जो भी थ्योरी है वो सारी की सारी हम पढ़ेंगे और उसके बाद में इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो वर्त जो है क्या होता है, पहले तो इसकी परिभाषा आप लोगों को पता होनी चाहिए। मैक्सिमम बहुत से स्टूडेंट ऐसे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, 11th-12th तक पास कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों को व्रत की परिभाषा नहीं पता होती है। अक्सर वो क्या कहते हैं, गोलाकार आकृति है उसे ही वो व्रत का नाम दे देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। व्रत जो है उसकी भी अपनी एक परिभाषा होती है। क्या परिभाषा होती है, पहले तो आप इसको एक समझिए। व्रत जो है वो कुछ दिए गए बिंदुओं का बिंदु पथ होता है जो कि स्थिर बिंदु से हमेशा एक अचर दूरी पर रहते हैं। ठीक है, देखने में सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि क्या परिभाषा है, लेकिन जब ये इसकी परिभाषा आप समझ जाओगे तो बहुत आसान होगी आप लोगों के लिए। हालांकि कभी भी आपसे परिभाषा है वो पूछी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी आपको वर्त की परिभाषा का पता होना चाहिए कि आखिर वर्त क्या होता है। ठीक है, तो देखो वर्त की मैं परिभाषा लिखता हूँ। वर्त ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ है। व्रत ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ। ये बिंदु पथ क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं लोकस। वर्त ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ है जो एक स्थिर बिंदु से हमेशा एक स्थिर बिंदु से हमेशा अचर दूरी पर रहते हैं। हमेशा अचर दूरी मतलब कांस्टेंट डिस्टेंस। अचर का मतलब जानते हो, लास्ट यूनिट में हमने देखा था। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू है वो कभी चेंज ना हो। स्थिर बिंदु से हमेशा अचर दूरी पर रहते हैं। स्थिर बिंदु जो है वृत्त का केंद्र, स्थिर बिंदु वृत्त का केंद्र तथा स्थिर जो अचर दूरी है, अचर दूरी जो है वह वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अचर दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ये है एक्चुअल में वर्त की परिभाषा कि वर्त जो है वो क्या होता है। देखो मैं डायग्राम बना करके आप लोगों को समझाऊंगा कि क्या होता है। ज़रा दोबारा से एक बार आप इसको देखिए। वर्त ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ है, ऐसे बिंदुओं का। तो देखो इस प्रकार से कुछ बिंदु हैं, ये मान लीजिए ये कुछ बिंदु हैं इस प्रकार से। ठीक है, वर्त ऐसे बिंदुओं का, ये सारे के सारी क्या हैं, बिंदु है। वर्त इन बिंदुओं का एक बिंदु पथ है जो कि एक स्थिर बिंदु, और ये मान लीजिए अपना बिंदु है O जो कि क्या है, फिक्स है। तो वर्त ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ है। ये तो सारे बिंदु हो गए। ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ है जो कि एक स्थिर बिंदु से अचर दूरी पर रहते हैं। अचर दूरी का मतलब कांस्टेंट। जैसे मान लो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये अगर r है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी, r होगी। मतलब ये वाली जो दूरी है वो कभी चेंज नहीं होगी, कभी भी परिवर्तित नहीं होगी। तो इन बिंदुओं का जो बिंदु पथ है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। और ये क्या बन गया, ये बन गया एक वर्त बन गया, जहाँ पे जो स्थिर बिंदु है इसे हम कहते हैं वर्त का केंद्र, और ये जो स्थिर दूरी है, ये मान लीजिए स्थिर दूरी है OP, इसे कहते हैं वर्त की त्रिज्या। समझ रहे हो आप लोग?
दोबारा से देखो इस वर्त की परिभाषा क्या होती है। वर्त ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ है। वर्त क्या है? बिंदु पथ है। किसका? ऐसे बिंदुओं का जो कि एक स्थिर बिंदु से, स्थिर बिंदु है ये, स्थिर बिंदु से हमेशा अचर दूरी पर रहते हैं। मतलब ये जितने भी पॉइंट हैं, 2 है, 5 है, 10 है, 20, 50, इनफाइनाइट जितने भी बिंदु हैं, ये इस केंद्र से हमेशा बराबर दूरी पर रहते हैं। और ये वाला ये जो स्थिर बिंदु है इसे हम कहते हैं केंद्र, और ये जो अचर दूरी है इसे हम r से डिनोट करते हैं, और r का मतलब है वृत्त की त्रिज्या। समझ गई? अब इसके जो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं इन सब की हम परिभाषा देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मतलब एक एक पॉइंट की परिभाषा हम देखेंगे, और सबसे पहले परिभाषा हम देखेंगे त्रिज्या की। वैसे जो त्रिज्या है उसकी परिभाषा आप लोगों को यहाँ से समझ में आ गई होगी कि त्रिज्या क्या रहती है? अचर रहती है। लेकिन फिर भी एक आप लोगों के समझ में आने लायक हम इसकी एक और परिभाषा देख लेते हैं। अच्छा, क्या होती है त्रिभुज? जो त्रिज्या इसकी परिभाषा होती है वर्त की परिधि पर। अच्छा देखो, ये वर्त का केंद्र हो गया, ये वर्त के ऊपर स्थित बिंदु। चलो पहले त्रिज्या स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ और बातें आप लोगों को बता देता हूँ। आपके सामने ये जो एक वर्त बना है, ये समतल को कुल मिलाकर के 3 भागों में बांटता है। ठीक है, कौन कौन से? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक बिंदु तो ये रहा, एक बिंदु ये रहा, और एक बिंदु ये रहा। एक वर्त जो है समतल को 3 भागों में बांटता है, तो ये बात भी मैं नोट करके लिख देता हूँ। एक वर्त समतल को 3 भागों में बांटता है, समतल को 3 भागों में बांटता है। अच्छा, ये कौन कौन से भाग है ये भी देख लेना। एक भाग तो हो गया इस वर्त के अंदर जहाँ पर बिंदु Q स्थित है। ठीक है, पहला भाग कौन सा हो गया? अंतः भाग। कौन सा हो गया? अंतः भाग। मतलब जो वर्त की परिधि है, ये जो वृत्ताकार पथ आपको दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं वर्त की परिधि। क्या कहते हैं हम इसे? वर्त की परिधि कहते हैं, या फिर वर्त का परिमाप कहते हैं। तो ये जो वर्त है ये इस समतल को कुल मिलाकर के 3 भागों में बांट रहा है, जहाँ पे जैसे कि बिंदु Q है वो इस वर्त के अंतः भाग में स्थित है। दूसरा है ये वाला बिंदु P, जो कि कहाँ है? वर्त की परिधि पर स्थित है। 3 भागों में बांटता है, अंतः भाग, और दूसरा है वर्त की परिधि, और जो तीसरा है वो है वर्त का बाह्य भाग। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए। मतलब एक समतल, ये जो वर्त है एक समतल को कुल मिलाकर के 3 भागों में बांटेगा। एक अंतः भाग, एक वर्त की परिधि के ऊपर, और एक बाह्य भाग। जैसे कि मैं इन 3 बिंदुओं की बात करूं, बताइए कि बिंदु Q जो है वो वर्त के कौन से भाग में स्थित है? तो आप लोग बहुत ही आसानी से बता दोगे कि बिंदु Q जो है वो वर्त के अंतः भाग में स्थित है। मैं अगर कहूँ कि बिंदु P बताइए कहाँ पर स्थित है, तो बिंदु P जो है वो वर्त की परिधि पर स्थित है। ये जो गोलाकार पाथ आपको दिखाई दे रहा है, गोलाकार जो रास्ता दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर जो भी बिंदु होगा वो कहाँ पे होगा? वो वर्त की परिधि पर स्थित होगा। और इसी प्रकार से यदि बिंदु R की बात करें हम, तो बिंदु R जो है वो इस वर्त के बाह्य भाग में स्थित है। तो ये तो केवल अभी क्या हुई है? इस वर्त की परिभाषा हुई है। ठीक है, अभी इसके जितने भी भाग हैं, जितने भी इसके खंड हैं, उन सब की परिभाषा हम और देख लेते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे वर्त की त्रिज्या से। केंद्र के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। केंद्र क्या होता है? केंद्र जो है वो एक स्थिर बिंदु होता है वर्त में। ठीक है, और एक वर्त में एक ही केंद्र होता है, एक से ज़्यादा केंद्र नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो एक साइड में तो मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ, ये अपना, और एक एक चीज़ मैं बना के आपको दिखाता रहूँगा। ये अपना वर्त है, O इसका केंद्र है, ये बिंदु P है, और OP जो है वो इस वर्त की क्या है? त्रिज्या है। ठीक है, तो देखिए चलिए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हम देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, और ये परिभाषाओं के बारे में जब आप अच्छी तरीके से जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो ये वाला जो टॉपिक है बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, क्योंकि कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो सीधे सीधे परिभाषाओं से ही आप लोगों को पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली अपनी परिभाषा है वो है त्रिज्या की।
अच्छा बताइए त्रिज्या क्या होती है, तो सुनना अब। त्रिज्या क्या होती है, वर्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु को वर्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा वर्त की त्रिज्या कहलाती है। क्या होती है परिभाषा, वर्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु को वर्त के केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड जो है उसे हम कहते हैं वर्त की त्रिज्या। तो लिखो इसकी परिभाषा, नोट करते जाएं साथ साथ में। वर्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु को वर्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु को वर्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा वर्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा वर्त की त्रिज्या कहलाती है। वर्त की त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, इसे हम कहते हैं रेडियस। क्या कहलाती है, वर्त की त्रिज्या। बहुत अच्छी डेफिनेशन है। क्या हो गई तो इसकी परिभाषा, वर्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु को वर्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा वर्त की त्रिज्या कहलाती है। और आपको पता है कि जो वर्त है उसके परिधि पर अनंत बिंदु स्थित होते हैं, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं हो सकती हैं, अनंत त्रिज्याएं हो सकती है। एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं हो सकती है, ठीक है, अनंत त्रिज्याएं हो सकती है। चलिए ये हो गया। सामने डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, तो त्रिज्या के बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए, और एक वृत्त में जितनी भी त्रिज्याएं होती हैं उन सब की जो लंबाई है वो बराबर होती है। चलिए, अगर त्रिज्या के बारे में बात समझ में आई तो हम बात करते हैं व्यास की। तो व्यास क्या होता है, चलिए यहाँ पे सामने इसका डायग्राम बना देता हूँ। ये एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, और ये जो है AB क्या है, इस वृत्त का व्यास है, ठीक है। तो चलो देखो इसकी परिभाषा लिखो। वर्त की परिधि पर स्थित, ये तो किसी एक बिंदु को वर्त के केंद्र से मिला रही है, और वह व्यास क्या होता है, वर्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वर्त का व्यास कहलाती है, जो कि वर्त के केंद्र से गुजरे। क्योंकि अगर केवल आप लोगों ने इतनी सी परिभाषा लिख दी कि वर्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो वर्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उसे हम कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं हम उसे, जीवा। इसका डिस्कशन हम आगे करेंगे, लेकिन पहले व्यास के बारे में पढ़ लेते हैं। तो परिभाषा लिख लीजिए, वर्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, अच्छा कंडीशन आएगी अब आगे, किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो कि वर्त के केंद्र से गुजरती है, रेखा जो वर्त के केंद्र से गुजरे। कहाँ से गुजरनी चाहिए, वर्त के केंद्र से गुजरनी चाहिए, जो वर्त के केंद्र से गुजरे वर्त का व्यास कहलाती है, वर्त का व्यास कहलाती है। समझ गए आप लोग। त्रिज्या तो क्या होती है, वर्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा होती है, जबकि व्यास क्या होता है, वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाती है, लेकिन गुजरती कहाँ से है, वो केंद्र से होकर के गुजरती है। तो बात आपको नोट करके क्या लिखनी है, जिस प्रकार से एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं, उसी प्रकार से एक वृत्त में अनंत व्यास होते हैं। एक वृत्त में अनंत व्यास होते हैं। व्यास कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग।
अब देखिए ये जो त्रिज्या है और व्यास जो है, इन दोनों में आपस में एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है? जो व्यास है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। अच्छा, व्यास की एक और परिभाषा होती है, वो परिभाषा आपको बाद में समझ में आएगी। कौन सी? जब मैं आपको जीवा बता दूंगा। किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है वो वृत्त का व्यास कहलाती है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम व्यास और त्रिज्या के मध्य एक संबंध देखते हैं। क्या संबंध होता है वो लोग हम देख लेते हैं। सामने मैं डायग्राम इन सबके बनाता जा रहा हूँ। जैसे जैसे आप डायग्राम को समझते जाएंगे, परिभाषा आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों के अपने आप ही क्लियर होते जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन है वो मैं नोट करवा देता हूँ आपको। रिलेशन ये होता है, व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या, या फिर व्यास को हम इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर बराबर 2 इंटू रेडियस, ठीक है। अच्छा, डायमीटर जो उसको शॉर्ट में हम डी लिखते हैं और रेडियस को आर लिखते हैं। सो यहाँ से डी बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू आर। मतलब किसी भी वृत्त में वृत्त का जो व्यास है वो उसकी त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना होता है, उसका डबल होता है। या फिर इसी रिलेशन को हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वृत्त में जो त्रिज्या है वो उसके व्यास की क्या होती है? आधी होती है। समझ रहे हैं? ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, काफ़ी आपकी हेल्प करने वाला है आगे। तो 2 पॉइंट हो गए हमारे। तीसरा पॉइंट है हमारा कॉर्ड। कॉर्ड को हम हिंदी में कहते हैं जीवा। अच्छा, ये जीवा क्या होती है? जीवा और व्यास लगभग एक जैसी परिभाषाएं आपको दिखेंगी, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर होता है। क्या? देखिए डायग्राम से, ये क्या है? ए बी इस वृत्त की एक जीवा है। क्या फ़र्क है दोनों में? अच्छा देखो, जीवा जो है कॉर्ड है, उसकी परिभाषा होती है वृत्त के परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? वृत्त का जीवा कहते हैं। और व्यास क्या होता है? व्यास भी की यही परिभाषा होती है, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, परंतु वो रेखा कहाँ से गुजरनी चाहिए? वृत्त के केंद्र से गुजरनी चाहिए। यदि यह रेखा वृत्त के केंद्र से गुजरती है तब तो यह वृत्त का व्यास कहलाती है, और अगर वृत्त के केंद्र से नहीं गुजरे तो इसे हम वृत्त की जीवा कहते हैं। तो लिख लीजिए इसकी परिभाषा क्या होगी? वृत्त की, नोट करते जाइए, परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। अब मेरे को ये लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए जो वृत्त के केंद्र से ना गुजरे। अगर मैं ये लिखता हूँ जो वृत्त के केंद्र से गुजरे, तो आपको समझ जाना है कि वो क्या हो जाएगा? व्यास। और अगर मैं केवल इतना लिखूँ, वृत्त की परिधि पर स्थित इन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो उसे हम क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो है वृत्त का, वो क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है, ठीक है, जीवा कहलाती है। और एक वृत्त में कितनी जीवाएं हो सकती हैं? अनंत जीवाएं हो सकती हैं। एक बात और नोट करके लिख ले आप यहाँ पे। कौन सी बात? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है वो वृत्त का व्यास कहलाती है। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे एक प्रमेय होती है, बड़ी क्लास में जब आप हो जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि वृत्त की जो जीवा जितनी बड़ी होती है वो केंद्र के उतनी ही पास होती जाती है, और जो जीवा जितनी छोटी है उसकी केंद्र से जो दूरी है वो उतनी ही ज़्यादा होती जाती है, ठीक है। तो यहाँ से नोट करके एक और बात हम लिखेंगे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। बहुत अच्छा, परिभाषाएं अच्छी तरीके से समझ लेना आप लोग, क्योंकि कई बार परिभाषाओं से आपको प्रश्न पूछ लिए जाते हैं ऐसे कैसे। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। बहुत बढ़िया, एक एक डेफिनेशन बहुत अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को लिखवाने वाला हूँ, बहुत अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो साथ साथ में आप लोग नोट करते जाएं, ठीक है। तो अपनी 3 परिभाषाएं होगी। त्रिज्या हमने देख ली है,
उसके बाद में व्यास हमने देख लिया, व्यास के बाद में जीवा की हमने डिस्कशन कर लिया। अच्छा, जीवा के बारे में एक और बता दूं, कोई यदि आपसे पूछ ले कि एक वृत्त में कितनी जीवाएं हो सकती हैं, तो अनंत जीवाएं हो सकती हैं। ये बात भी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखें। चलिए फिर चौथी परिभाषा है चाप, और चाप जो है इसे इंग्लिश में हम कहते हैं आर्क। अच्छा, ये आर्क क्या होता है? अच्छा, आर्क है वो इस प्रकार से होता है, मान लीजिए ये डायग्राम है आपका, ये वृत्त का केंद्र है और ये है वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु ए और बी। यदि इन दोनों बिंदुओं को मैं अंदर से ज्वाइन करता हूँ, अंदर से मिला देता हूँ इस प्रकार से, तो ये क्या हो जाएगा? वृत्त की जीवा। परंतु बाहर से यदि मैं इनको मिलाता हूँ, ये वाली बाह्य रूप से मिलाने वाली रेखा, तो इसे हम कहते हैं वृत्त का चाप। क्या कहते हैं? इसे हम वृत्त का चाप कहते हैं। और वृत्त का जो चाप है या फिर जीवा जो है उसके बारे में भी बता देना चाहिए था। जीवा जो है वृत्त की, वो वृत्त को दो भागों में बांटती है। बड़े वाला भाग जो है वो क्या कहलाता है? बड़े वाला जो भाग है वो कहते हैं बड़ा वृत्त कहते हैं, ठीक है। और जो छोटा जो भाग रह जाता है उसे हम छोटा वर्तखंड कहते हैं, ठीक है। वर्तखंड का मतलब वृत्त का टुकड़ा, ठीक है। तो देखिए चाप की परिभाषा क्या होती है? वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को बाह्य रूप से मिलाने वाला, दो बिंदुओं को बाह्य रूप से मिलाने वाला वक्र चाप कहलाता है। बाह्य वक्र मिलाने वाला जो वक्र है, मतलब ये कर्व कहते हैं इसे हम, चाप वक्र है, ये क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। अगर इसमें अंदर से मैं मिला देता हूँ इन दोनों बिंदुओं को इधर से यूँ, तब तो ये क्या हो जाएगी? जीवा। और बाह्य अगर बाहर से हम मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? चाप कहलाएगा। अच्छा, इसका जो साइन है कुछ इस तरीके से इसको डिनोट करेंगे, ए बी के ऊपर और यूँ निशान लगाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया चाप ए बी। क्या पढ़ेंगे हम इसे? चाप। अच्छा, ये जो चाप है ये भी दो प्रकार के होते हैं। दीर्घ चाप, इधर से अगर मैं इसको देखूंगा तो ये हो जाएगा दीर्घ चाप, और अगर इधर से पढ़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा? लघु चाप। मतलब मेजर आर्क और ये माइनर आर्क। समझ पा रहे हैं? तो अभी तक हमने इसकी 4 परिभाषाएं देख ली है। त्रिज्या के बारे में डिस्कशन हमने कर लिया है, व्यास के बारे में डिस्कशन कर लिया है, उसके बाद में हमने डिस्कशन किया था जीवा का, और जीवा के बाद में हमने डिस्कशन किया है आर्क का। समझ रहे हैं? अच्छा, अब अगला जो डिस्कशन है वो हम कर लेते हैं त्रिज्य खंड का। त्रिज्य खंड नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है, त्रिज्य खंड मतलब त्रिज्याओं का खंड। खंड का मतलब भाग, और इसे हिंदी में इंग्लिश में हम कहते हैं सेक्टर, ठीक है। तो सेक्टर क्या होता है? वृत्त की 2 त्रिज्याओं और वृत्त के किसी चाप से मिलकर के बना भाग जो है वो वृत्त का त्रिज्या खंड कहलाता है, ठीक है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। मान लीजिए OA इसकी त्रिज्या है और OB इसकी एक दूसरी त्रिज्या है, तो ये 2 त्रिज्याएं OA और OB इस चाप AB के साथ मिलकर के जो एरिया कवर कर रही है ये वाला, इसे हम कहते हैं त्रिज्या खंड। क्या कहते हैं इसे? त्रिज्या खंड। ये वाला जो भाग है ये क्या हो गया? इसे हम बोलते हैं त्रिज्या खंड। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम इसे? सेक्टर। और ये जो है त्रिज्या खंड ये भी 2 प्रकार का होता है। इसे हम कहेंगे माइनर सेक्टर, और ये जो बाहर वाला जो बड़ा भाग है उसे हम क्या कहेंगे? मेजर सेक्टर। तो लिख लीजिए इसकी परिभाषा भी कि त्रिज्या खंड आखिर क्या होता है। तो वृत्त में 2 त्रिज्याओं तथा संगत, इन 2 त्रिज्याओं का संगत चाप, 2 त्रिज्याओं तथा संगत चाप से मिलकर के बना, संगत चाप से मिलकर बना क्षेत्र, मिलकर के बना जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? वह त्रिज्या खंड कहलाता है। क्या कहलाता है?
त्रिज्यीय खंड, त्रिज्यीय खंड कहलाता है। अच्छा, ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है माइनर, ये दो प्रकार का होता है, लघु त्रिज्यीय खंड और दीर्घ त्रिज्यीय खंड। ठीक है, त्रिज्यीय खंड दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? पहला है लघु त्रिज्यीय खंड। लघु कौन सा होता है? लघु का मतलब होता है छोटा। अच्छा, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे माइनर सेक्टर। क्या कहेंगे इंग्लिश में इसे? माइनर सेक्टर। और दूसरा जो है वो हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यीय खंड, और इंग्लिश में इसे हम कहेंगे मेजर सेक्टर। समझ रहे हैं बात? एक एक पॉइंट आप लोग इसका नोट करते जाइए, एक एक इसकी डेफिनेशन है वो समझते जाइए, और बहुत ही तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग ये परिभाषाएं जो है वो नोट करते जाइए। हाँ, त्रिज्यीय खंड हो गया। चलिए, अब त्रिज्यीय खंड के बाद में हम अगली परिभाषा और देख लेते हैं। क्या है अपनी अगली परिभाषा? अगली परिभाषा है अपनी वृत्तखंड। अब ये वृत्तखंड क्या होता है, परिभाषाएं लिखने के बाद में हम चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे कि इससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न जो है वो हमसे पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि आपसे कुछ प्रश्न तो सीधे सीधे ऐसे ही पूछ लिए जाएं परिभाषा से ही संबंधित। तो कितने पॉइंट हो गए? त्रिज्या हो गई, व्यास हो गया, फिर जीवा, फिर चाप और त्रिज्यीय खंड। तो अपना छठा जो पॉइंट है वो है वृत्तखंड। वृत्तखंड, और इसे इंग्लिश में हम कहते हैं सेगमेंट। अच्छा, ये होता क्या है, डायग्राम बना के दिखा देता हूँ मैं। ये मान लीजिए एक सर्कल है, ये वृत्त का केंद्र है, और ये एक जीवा है। ठीक है, तो वृत्त की जीवा और संगत, किसी वृत्त की जीवा और संगत चाप से मिलकर के बना जो भाग है उसे हम कहते हैं वृत्तखंड। ये भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, ये क्या है? वृत्तखंड है, दो प्रकार का होता है, दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। अच्छा, त्रिज्यीय खंड क्या था? दो त्रिज्याओं और संगत चाप से मिलकर, ये तो है ऊपर वाला भाग तो है त्रिज्यीय खंड, और ये नीचे वाला भाग क्या है? वृत्तखंड है। मतलब सॉरी, ये पूरा भाग अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा? त्रिज्यीय खंड, क्योंकि ये दो त्रिज्याओं और संगत चाप से मिलकर के बना है। और वृत्तखंड क्या होता है? जीवा और संगत चाप से मिलकर के बना भाग। तो वृत्तखंड की परिभाषा लिख लो। किसी वृत्त में जीवा व संगत चाप से बना क्षेत्र, संगत चाप से बना क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। वृत्तखंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? सेगमेंट कहलाता है। अच्छा, ये दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो हो गया लघु वृत्तखंड। लघु मतलब छोटा, वृत्तखंड मतलब वृत्त का टुकड़ा, इसे ये वाला भाग, इसे हम कहेंगे इंग्लिश में माइनर सेगमेंट। और दूसरा है दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड। अब देखो, ये इधर वाला भाग ये तो लघु हो गया, माइनर हो गया, और बाकी ये जो पोर्शन बच गया इसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। और इंग्लिश में ये क्या हो गया? मेजर सेगमेंट। ठीक है, आपके लिए, आपके सिलेबस से संबंधित ये 6 महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी जो इस वृत्त के लिए आपको जानना जरूरी था। त्रिज्या क्या होती है, वृत्त का व्यास क्या होता है, व्यास के बाद में वृत्त की जीवा क्या होती है, जीवा के बाद में हमने देखा चाप, चाप के बाद में त्रिज्या खंड, और त्रिज्या खंड के बाद में वृत्तखंड। तो ये कुल मिलाकर के 6 परिभाषाएं हैं। अभी भी हमें वृत्त के बारे में बहुत सी बातें पढ़नी है, लेकिन इम्पोर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जिनके जाने बगैर प्रश्न को करना हमारे लिए आसान नहीं होगा। एक वृत्त की परिधि होती है जो उसका बाह्य भाग होता है, इन सब का डिस्कशन हम आगे करेंगे कि इनके जो सूत्र है वो किस प्रकार से निकाले जाते हैं, किस प्रकार से इसकी परिधि निकाली जाती है। ठीक है, इन सब का डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं और
सेमी सर्कल है, इन सब का डिस्कशन हम करेंगे आगे। लेकिन आज आप ये परिभाषाएं जो हैं, 6 जो परिभाषाएं मैंने लिखाई है और एक वृत्त की परिभाषा, इन सब को नोट कर ले, बहुत अच्छी तरीके से याद कर ले इनको। ये कॉन्सेप्ट जो हैं वो अच्छी तरीके से क्लियर करें ताकि आगे आने वाली क्लासों में आप लोगों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।